मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें। तो आज हम लोग 10th क्लास की चौथी वीडियो पढ़ेंगे, बनाएंगे। और जो वो पहला लेसन था वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में ही हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो होगा बच्चों क्लास 10 का पार्ट 4 होगा। क्लास 10 जो वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स, इसमें पार्ट 4 होगा यार, पार्ट 4 होगा। यह हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। क्लास 10 पार्ट 4 होगा बच्चों। हम लोग इसके पहले जो है संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। दो संख्याओं पर लघुत्तम महत्तम ज्ञात करने का देखा, और लघुत्तम महत्तम और दो संख्याओं के बीच में जो पॉजिटिव इंटीजर थे उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध, एक फार्मूला भी निकला था, उसको भी आप लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको सिद्ध करके दिखाना होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका। एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए बेटा, वास्तविक संख्याओं के अंदर पूरी संख्याएं आ जाती हैं, जो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब छोड़ करके। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ जाती हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। इसके बाद वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। यानी एक बहुत बड़ा संग्रह है, हर संख्याओं में इसको मिला करके वास्तविक संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके हमको दिखाना है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग इसको उल्टा मान करके चलेंगे। मान लेंगे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, और मानने के बाद उसको जब तथ्य को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे तो लास्ट में देखेंगे यह कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए उस कथन का विरोधाभास मिलता है हमको, इसलिए उसी का उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कथन आया है। क्यों? क्योंकि हमने माना था और इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मानेंगे कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे इसका सिद्ध करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसके विपरीत माना। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके विपरीत, इसके विपरीत माना करड़ी में 2 एक
एक परिमेय संख्या है। चलो मान लेते हैं बच्चों कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने माना, जबकि होता क्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय होता है, मगर हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, तो हम लोग करड़ी में 2 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, जहां p और q यह बिलोंग्स टू इंटीजर है। यह दोनों जो पूर्णांक हैं, जहां q का मान और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह p और q जो हो गया है, यह जो हो गया p/q के रूप में लिखा, तो p/q के रूप में लिखने का मतलब कि यह आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग मानते क्या है यहाँ पर कि p/q जो है, p का कुछ गुणनखंड होगा और q का भी कुछ गुणनखंड होगा, तो इन दोनों में कुछ गुणनखंड कॉमन भी हो सकते हैं हम लोग। जैसे कहने का मतलब यह है कि एक हमने लिखा, मान लीजिए 4/6 लिखा, 4/6 लिखा, तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह 2 × 2 और यहाँ पर 3 × 2, यह 2 जो है दोनों में कॉमन हो रहा है। इसलिए किसी एक निश्चित संख्या से यह दोनों पूर्णांक पूर्ण रूप से विभाजित हो सकते हैं, अर्थात कट करके और छोटा हो सकता है, जैसे 2/3 हो सकता है। तो यह जो 4/6 था बच्चों, यह था p/q है, और जो यह आया यह a/b हम मान लेते हैं। ठीक है, a/b मान लेते हैं। जैसे यह p/q है, तो इसको किसी निश्चित संख्या से दोनों में भाग दे करके इस भिन्न को हम लोग छोटा कर सकते हैं, जिसको को-प्राइम नंबर के रूप में लाएंगे, ये को-प्राइम नंबर के रूप में लाएंगे। ठीक है, जो सह अभाज्य संख्या कहलाती है उसके रूप में हम लोग लाएंगे। अभी हम लोग बता देंगे कि क्या होती है भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे कि करड़ी में 2 बराबर, इसको काटने के बाद यह a/b के रूप में आ गया। ठीक है, जहां a और b, जहां a तथा b कौन सा नंबर कहलाएंगे? सह अभाज्य नंबर है, सह अभाज्य नंबर, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिसको को-प्राइम कहते हैं बच्चों, को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर से। तो इसके ऊपर जो था यह काट करके इसको a/b के रूप में ला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि √2/a/b, इसका मतलब कि a और b में, यही बहुत समझने की बात है बच्चों, कि a/b में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। कन्फर्म हो गया कि a और b, जैसे यहां से हमने लिखा 2/3, तो 2/3 में 1 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 × 1 कर सकते हैं, 3 × 1 कर सकते हैं, 1 को छोड़ दीजिए, 2/3 ही आएगा, उससे छोटा भी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a और b ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी न तो इसका कोई किसी संख्या से विभाजित हो सकता है, न तो यह किसी कॉमन से यह भी विभाजित हो सकता है। यहीं पर समझने की बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर यह a और b दोनों किसी एक निश्चित संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब कहेंगे कि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर कोई विभाजित होगा तो ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे, अगर तिर्यक का गुणा कर दें तो लिखेंगे करड़ी में 2b = a लिखेंगे,
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए तो क्या मिलेगा बच्चों, यह मिलेगा 2 और यहाँ होगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो b स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से b स्क्वायर बराबर मिलेगा a स्क्वायर बटा 2 मिलेगा। यहाँ से ध्यान देना, b स्क्वायर बराबर मिलेगा a स्क्वायर बटा 2 मिलेगा। इसको नोट कर लें बच्चों, थोड़ा उधर का मिटाएंगे हम। अब हम इसको मिटा देते हैं ऊपर का। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि बी स्क्वायर बराबर यहां से ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि जो ए स्क्वायर है यह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी, अर्थात हम लोग यह कहें कि ए स्क्वायर के जो गुणनखंड करेंगे उसमें 2 मिलेगा और 2 से यह पूर्ण रूप से कर सकता है। तो अगर ए स्क्वायर संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो इसमें एक प्रमेय था कि अगर कोई संख्या का वर्ग जैसे दिया है और किसी संख्या से विभाजित हो जा रहा है तो उस प्रमेय के हिसाब से ए भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर यह समझ में आ गया कि ए का गुणनखंड भी 2 है, ए का गुणनखंड 2 है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ए का गुणनखंड में 2 संख्या है। ए के गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 भी है, एक गुणनखंड संख्या 2 भी है, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, ए के गुणनखंड में एक गुणनखंड संख्या 2 भी है, इसका मतलब यह ए 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से मानेंगे क्या बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मानेंगे a बराबर 2c। इसमें हम लोग जो था यह, इसमें हम लोग मानेंगे a बराबर 2c। क्यों मानेंगे 2c? क्योंकि a जो 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए a को मानेंगे हम लोग 2c। पुनः माना a बराबर 2c मानेंगे। तो जब a बराबर 2c मानेंगे तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, यहां से मिलेगा, या यहां से लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि अगर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखें तो a की जगह पर हम लोग 2c रखेंगे, a की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2c रखेंगे, और इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। ये मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम लोग यह 2b स्क्वायर हो गया और यह हो गया 4c स्क्वायर।
इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर बटा 2 होगा। ठीक है, बी स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब यह हो गया कि बी स्क्वायर 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। इसको मिटा देते हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बी स्क्वायर क्योंकि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, हम लोग लिखेंगे फिर बी स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, जब यह 2 से विभाजित होगी बी स्क्वायर, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि बी भी 2 से विभाजित होगी। जैसे मैं यह कह देता हूं कि अगर यह 16 है और यह 4 है, ठीक है, यह 16 है या यहां से मैंने 2 लिख दिया, तो बताइए 16 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हो गया यह कि 4 का वर्ग हो गया और बटा 2 हो गया। तो 4 का वर्ग अगर 2 से विभाजित हो रहा है अर्थात 16 2 से विभाजित हो रहा है, इसको ऐसे कर दें कि 4 का वर्ग मैं लिख दूं बटा 2 लिख दूं, यानी 16 लिख दूं बटा 2 लिख दूं, तो यह पूर्ण रूप से यह विभाजित हो जा रहा है। 2 8 16। तो अगर किसी संख्या का वर्ग जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है तो उस संख्या का वर्गमूल लेंगे, यानी 4 भी 2 से विभाजित होगा। यह प्रमेय कहता है, आप लोग देख लीजिए। तो अगर बी स्क्वायर संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है होगी, तब बी भी 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। देखिए यही आपको देखना है। क्या देखना है कि अगर एक गुणनखंड में एक संख्या 2 बन रही है, जो हम लोगों ने लिखा था इसको कि करनी में 2 बराबर लिखे थे a बटा b, और यहां से हम लोगों ने देखा था कि a और b जो है क्या था, सह अभाज्य संख्या थी। a और b सह अभाज्य संख्या है। जो हम लोगों ने p बाई क्यू लिखा था, तो p बाई क्यू को काट करके हमने a बाई b के रूप में लिख दिया। इसका मतलब a और b में कोई संख्या इसके गुणनखंड में और इसके जो गुणनखंड होंगे उसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होगी। और अगर दोनों में कॉमन हो गई तो हम लोग जो माने हैं कि करनी में 2 एक परमेय संख्या है, वह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यही इसमें है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस इसमें यही है कि सिद्ध करिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको परिमेय संख्या मान देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको काट करके 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। इसका मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है यानी कि जो a को भी काट दे और b को भी काट दे, इसलिए ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या के रूप में लेके छोड़ देते हैं इसको। अब यही से हम लोग देखते हैं कि अगर a के भी कोई निश्चित संख्या गुणनखंड हो जाएगी, b का भी कोई गुणनखंड है और वह दोनों गुणनखंड अगर कॉमन हो गया, तो इसका मतलब करनी में 2 को हम लोग a बटा b के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, इसी कथन पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या कि b स्क्वायर संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तब b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब कि b के गुणनखंड में एक गुणनखंड संख्या 2 भी होगी। अतः b के गुणनखंड में b के गुणनखंड में, जिसको अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, b के गुणनखंड में एक संख्या
2 भी होगी, 2 भी है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए, अब यहीं से तात्पर्य इसी को समझिएगा, यहीं से समझिएगा। इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। फिर एक बात सुनिए कि इसको हमने 1 माना और इसको 2 माना, जिसमें हमने देखा क्या कि a और b पहले जो था वह जो था जिसको भाज्य संख्या था, जिसमें p/q था, ये दोनों भाज्य संख्या थी। भाज्य संख्या का मतलब जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होता है किसी न किसी निश्चित संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से या हम लोग कहें कि जितने एक 0 और 1 को छोड़ करके जितने संख्याएं हैं उसमें से प्राइम नंबर निकाल दें हम लोग, तो जो बचेगा वह आपको अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। अभी हम उस पर समझा देंगे आपको। अतः b के गुणनखंड में एक संख्या 2 भी है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि a के भी गुणनखंड में 2 है और b के भी गुणनखंड में 2 है। अर्थात a बराबर b हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहां से देखें कि अगर a/b है तो इसको 2 गुणे c भी लिख सकते हैं और 2 गुणे d भी आ सकता है इसमें। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, जबकि a और b इस समय क्या था, सअभाज्य संख्या था। अर्थात इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। परंतु जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखा क्या कि a/b के 2 एक गुणनखंड दोनों में आ रहे हैं। अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जिससे a भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी और b भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह कथन कुछ विरोधाभास टाइप का लगता है, ये कुछ अजीब टाइप का लग रहा है कि ये कैसे, हमने जब यहाँ से अभाज्य संख्या थी उसके कोई गुणनखंड नहीं है, लास्ट में हमने देखा कि ये गुणनखंड हो जा रहे हैं। इसलिए अब आगे का पॉइंट क्या करेंगे, इसलिए हमारे कथन के अनुसार विपरीत है, लिखेंगे हमारे कथन के अनुसार लिखें या विपरीत है। इसको पहले नोट कर ले बच्चों को, लिख लिए। चलो इसी के सामने ही लिख देते हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं, अब हम लोग लिखेंगे अतः हम लोग देख रहे हैं कि a तथा b के सार्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारे कथन के विपरीत है, जो हमारे कथन के विपरीत है। अर्थात हम लोग इसको a/b को कर्णी में 2 के बराबर हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि a/b परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो यह जो सअभाज्य संख्या a और b हुई थी, यानी a और b का कोई कॉमन जो गुणनखंड नहीं है, और लास्ट में जब हमने सॉल्व किया तो पता चला कि यह दोनों कॉमन हो गए। इसका मतलब यह परमेय संख्या नहीं है। इसलिए कीजिए कि कर्णिमेति एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो सॉल्व हम लोग इसको करेंगे
ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना इसके विपरीत माना करणी में तीन एक परिमेय संख्या है। इसके उल्टा हमने माना, ठीक है बच्चों, इसके उल्टा हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो एक आएगा भाज्य संख्या। मैं थोड़ा यहाँ पहले बता दूंगा आप लोगों को, भाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसको कंपोजिट नंबर कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स है ना, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। और एक होता है अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्या है, जिसको कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। और एक होगा सह अभाज्य संख्या, यहां दिखाई दे रहा बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं, जिसको कहेंगे प्राइम नंबर्स, है ना। होता क्या है, यह आप लोगों ने देखा होगा, अभाज्य संख्याएं 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ करके बात करेंगे। 0 और 1 संख्या जो है इसको छोड़ करके बात करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जो होती थी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी इन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और वह एक स्वयं होगा, ठीक है। तो यह सब आपको देखें तो प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है। अब जो है यहां से 2 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं हैं, उसमें से हम लोग इस प्राइम नंबर को निकाल देंगे तो कौन कौन बचेगा, जैसे यहां से 4 हो गया, फिर इसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 दिया है, 8 है, 9 है, 10 है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड होंगे, यानी इसके गुणनखंड केवल 2 हो रहे थे, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। समझ आ रहा बच्चों, समझ आ रहा। तो यह जो होता है कंपोजिट नंबर है, अर्थात इसको इसीलिए हम जब इसको लिखेंगे हम लोग तो p/q के रूप में लिखेंगे। यह वाला कंपोजिट नंबर p/q के रूप में जाएगा, यह वाला जो नंबर जाएगा p/q के रूप में जाएगा, p/q के रूप में जाएगा। जैसे मान लीजिए 4/6 हो गया, 4/6 है। अब 4/6 जो है इसको काटेंगे तो हम लोग देख रहे हैं 4/6 में कि 2 × 2 है और यहाँ से 2 × 3 है, तो यह 2 कटेगा, यानी 2 से यह भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 2 से यह भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा, अर्थात 2/3 आ जाएगा। और जब 2/3 आएगा तो यह इसका मतलब कि यह किसी संख्या से नहीं कटेगा, अर्थात वो प्राइम नंबर आ जाएंगे, जहां 2 और 3 क्या हो जाएंगे, जिसको यह सअभाज्य संख्याएं भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर यह 2 और 3 अलग अलग है। तो यहां से जैसे यह सअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं हमेशा 2 संख्याओं में कंप्लीशन किया जाता है,
ठीक है, हमेशा दो संख्याओं में कंपेरिजन किया जिसके केवल गुणनखंड एक हो, एक संख्या हो, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 3 है और 4 है, तो कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे वो 3 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। 5 भी लिख सकते हैं, जैसे 5 हमने लिख दिया, तो अब आपसे कहेंगे 3 और 5 ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, तो आप लोग कहेंगे कि यार वो प्राइम नंबर है, स्वाभाविक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी या अगर मैं इसको 3/5 के रूप में लिख दूं तो यह जो काटने के बाद जो आएगा यह a/b के रूप में आएगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले हम लोग p/q लिखते हैं, और p/q जो है यह आपको इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, जहां यह कट करके कम भी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। और यह दोनों क्या है? यह दोनों क्या हो गए? यह जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग भाज्य संख्याओं को सहअभाज्य संख्याओं के रूप में हम लोग लाते हैं ताकि उसका कोई गुणनखंड कॉमन न मिले। चले बच्चों, इसको मिटा दें हम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके विपरीत माना कि कार्य में 3 एक परिमेय संख्या है। यहां से मैं जो था भाज्य संख्या और एक था अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये जो था कंपोजिट नंबर था, ये प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके विपरीत माना कि कर्णी में, अब इसको सॉल्व करते हैं। कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया कि कर्णी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग कर्णी में 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q भाज्य संख्या है। क्या मानते? यहां से ये भी लिख सकते हैं, p और q इंटीजर भी है, p और q यह इंटीजर है जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ p और q कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है, तथा p और q भाज्य संख्याएं हैं। तो जब भाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब किसी निश्चित संख्या से यह दोनों घटेगा। ठीक है, तो काट करके उसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कर्णी में 3 बराबर a/b, माने इसको काट करके किसी निश्चित संख्या से हुआ ना, जैसे बताया, समझना ना बच्चों। तो इसको काट करके हमने a/b के रूप में लिख दिया, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a तथा b के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोग यहां से देख रहे हैं a तथा b सहअभाज्य संख्या है, इसलिए a और b के गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि ए और बी जो यह सह अभाज्य संख्या है, यानी इसके और इसके गुणनखंड जब करेंगे तो उसमें कोई एक, देखिए हम बल्कि यह केवल लिख सकते हैं कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, तो इसमें गुणनखंड में वो स्वयं और एक आ जाएगा, तो इसलिए ए और बी के गुणनखंड में कोई बल्कि एक और स्वयं को छोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, स्वयं और एक को छोड़ करके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड में स्वयं तथा एक को छोड़कर यहां लिख देना, बल्कि स्वयं तथा एक को छोड़कर, या हम लोग सीधे सीधे सह अभाज्य संख्या लिखिए तो हो गया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है बच्चों, बल्कि हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसके कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं गुणनखंड है या सह अभाज्य संख्या हो गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि √3b बराबर ये लिखेंगे। अब ये करनी कैसे हटेगी बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह मिलेगा 3b² बराबर a², अर्थात b² बराबर होगा a²/3 होगा। तो इस प्रमेय से क्या हम लोग कहता है, प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई संख्या का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, या हम लोग कहें कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है तो उसका जो वर्गमूल होगा वह भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 27 नहीं 9 है, तो 9 अगर देखें तो यह 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा 3 भी यह 3 से विभाजित होगा। करेक्ट बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। इस कथन पर आप लोगों ने देखा बच्चों, इस कथन पर आप लोगों ने देखा कि a² भी 3 से विभाजित होगा, तो इसको इस कथन को हम लोग 1 मान लेते हैं। यहां पर था a और b सह अभाज्य संख्या थी और इसके कोई गुणनखंड नहीं था, परंतु जब हम लोगों ने देखा तो यह 3 से विभाजित होने लगे। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, मिटा दे बच्चों इसको ना, ऊपर लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे a बराबर 3c लिखेंगे। a बराबर क्या लिखते हैं, 3c लिखते हैं। पुनः माना a बराबर 3c लिख दिया। तो जब a बराबर 3c लिखेंगे तो इस वाले समीकरण में आप लोग रखेंगे a की जगह पर क्या रखेंगे, 3c लिखेंगे। तो यह क्या मिलेगा, क्यों a बराबर 3c हमने लिया, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं कि a जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो a का जो गुणनखंड होगा 3 गुणे c होगा, 3 गुणे c होगा। नहीं समझ रहे हैं, जब यह 3 से विभाजित हो रहा था a, तो इसको a गुणे 3c लिखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से घटेगा, इसलिए a बराबर 3c लिखेंगे। अगर 2 से विभाजित हुआ होता तो a बराबर 2c लिखते। 5 से अगर ये पूर्ण रूप से विभाजित होता, 5 से विभाजित होगा तो क्या लिखते, a बराबर 5c लिखते। करेक्ट बच्चों?
आगे चले। अब देखिए पुनः a बराबर 3c माना और इसका मान समीकरण a में रखने पर, तो समीकरण a में हम लोग क्या रखेंगे कि 3b स्क्वायर बराबर लिखेंगे, a की जगह पर लिखेंगे 3c और इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो बच्चों, तो यह हो गया 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, तो यह हो गया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, इसलिए b स्क्वायर बटा 3 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। b स्क्वायर 3 से लिखेंगे, चूंकि b स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। हम लोग देख रहे हैं कि b भी 3 से विभाजित होगा। यहां पर हम लोगों ने माना था कि यह जो दोनों को प्राइम नंबर है, जब को प्राइम नंबर है तो इसके कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, अर्थात यह किसी निश्चित संख्या से दोनों नहीं विभाजित होंगी। परंतु जब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो पता चल रहा है कि a भी 3 से विभाजित होगा और b भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह हमारे कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, कुछ एक विरोधाभास टाइप का लग रहा है यह कथन। इसलिए कड़ी में 3 परिमेय संख्या न हो करके क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं कि यहां से कड़ी में 3 बटा ए भी हो गया, तो इसको हम लोग कड़ी में 3 को हम लोग a बटा b के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यह आप लोग देखे हैं, यह a और b सहअभाज्य संख्या माना था, परंतु बाद में सॉल्व करने के बाद ये दोनों भाज्य संख्याएं आ गई थी, इसलिए यह कड़ी में 3 के बराबर हम उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए नीचे लिख लिए थे बच्चों, चलिए ठीक, इसलिए कड़ी में 3, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड। सिद्ध हो गया बच्चों, इसको नोट कर लें। अब एक और एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को। इस पर जो प्रश्नावली होगी 1.3 होगी, मुझको लग रहा है एनसीईआरटी की बुक चलेगी, यह चल भी रही है, हर साल वही चलती है। तो एनसीईआरटी की बुक से ही वह मुझको लग रहा है कि एक्सरसाइज 1.3 होगी। तो बच्चों जो 1.3 का क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल हम और आपको बताते हैं, इसको नोट कर लेंगे। बिठा दें। अब अगला देखिए सवाल, एक सवाल और देखिए आप लोग। सिद्ध कीजिए कि, अगला सवाल होगा, सिद्ध कीजिए कि मान लीजिए सवाल दे दिया 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम आप लोगों ने इसको तो सॉल्व भी कर दिया, जैसे कड़ी में 2 कह दिया, कड़ी में 3 कर दिया, कड़ी में 5 कह दिया, कड़ी में 7 कर दिया। ये सब क्या है? ये सब तो अपरिमेय संख्या आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो हम लोग यह भी ध्यान दें कि परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, थोड़ा सा एक चीज पॉइंट की बात कर लें, थोड़ा इस पर भी तर्क कर लें। परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू से। तो नंबर 1 इसमें क्या देखेंगे कि अगर कोई एक परिमेय संख्या Q1 है और दूसरी परिमेय संख्या Q2 है, यह समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर दो परिमेय संख्याओं का योगफल निकालें तो वह परिमेय संख्या ही मिलेगी, या इसका अंतर अगर करें तब भी परिमेय संख्या मिलेगी, या गुणनफल अगर करें Q1 गुणे Q2 कर दें। ठीक है, जैसे यहां से मैं लिख दिया 2/3 और यहां से लिख दिया 5/5 मान लीजिए 9 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोनों का गुणा करके देख लिया जाए तो यह हो जाएगा 10 हो जाएगा और यह हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या ही आ रही है, किसी निश्चित संख्या से। देखिए यह अब जो आ रहा कोई निश्चित संख्या से कट करके छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यह को प्राइम नंबर हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गई। तो इस तरह से दो संख्याओं का यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा बच्चों? परिमेय संख्या ही होगा। Q को मैं परिमेय संख्या से लिख रहा हूं, Q1 Q2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि Q1 जो पहली परिमेय संख्या है और Q2 जो क्या है वह दूसरी परिमेय संख्या है। इस तरह से Q1 और Q2 बराबर Q हो गया। इसी तरह से भागफल में भी देखें कि Q1 में Q2 का अगर भाग करें तो वो जो रिजल्ट आएगा यानी दो परिमेय संख्याओं का भागफल जो होगा वो क्या आएगा, उस पर थोड़ा बात करें। जैसे यहां से 2/3 हमने ले लिया एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या 5/9 है। ठीक है बच्चों, अब देखा जाए कितना हो रहा है, तो यह हो जाएगा 2/3 और इसको भाग में देकर गुणा करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो यह हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 3 3 के 9 और 3 गुना के 6/5। ठीक है, तो अब देखिए कोई एक निश्चित संख्या है जिससे दोनों इंटीजर है और जो यह Q का मान 0 नहीं है इसलिए वो परिमेय संख्या है। करेक्ट बच्चों? तो इसका जो यह भी जो होगा इसका रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय संख्या होगी। करेक्ट बच्चों? अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा यहां पर बच्चों कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q दिया हम लोगों को, और माइनस में भी दिया Q1 इंटू Q2 जब किया तब भी Q दिया, Q1/Q2 अगर लिखा तब भी यह Q दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें अपरिमेय संख्या संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब यहां से इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स में हम लोग देखेंगे क्या, इरेशनल नंबर में इसको हम लोग Q डैश से डिनोट करते हैं या T से भी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि Q डैश Q1 डैश प्लस Q2 डैश, समझने के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों, समझने के लिए बता रहा हूं, यह मत समझना कि Q1 Q2 दोनों जोड़ रहे हैं। तो अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल करें तब भी वह अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, और अगर वह
अंतर कर दें तब भी वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे √3 प्लस √3 √2 प्लस या √3 प्लस √2, तो यह भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, और यह भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी दोनों को केवल लिख दें हम लोग तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से गुणनफल पर भी देखें, √2 और √3 है तो यह √6 हो जा रहा है, तो इस पर कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गुणनफल और भागफल में थोड़ा दिक्कत हो जाती है परिमेय, तो इसलिए योगफल और अंतर पर तो क्लियर है, वो जो होगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में देखा, अब हमने परिमेय को जोड़ कर देखा, अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ करके देखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि एक परिमेय ले लें और एक अपरिमेय ले लें। जैसे Q1 और Q2 डैश कर दिया, Q2 डैश कर दिया, और यह क्या है? परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका योगफल होगा, वह भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये Q डैश ही मिलेगा, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे यहां पर कहा रहा है 3 धन 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह तो परिमेय है, यह परिमेय अपरिमेय का गुणा है, तो ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय और परिमेय का योगफल अगर करेंगे तो वो अपरिमेय देगा, परंतु इसको गणितीय भाषा में कैसे हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब नोट कर लीजिएगा, मुझे समझाया ये समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है बच्चों। तो अब हम लोग इस सवाल को सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम सब मिटा लेते हैं बेटा। तो फिर इसी सवाल को कि माना 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, इसके विपरीत इसके विपरीत माना कि 3 धन 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। ठीक है, यहां P/Q भाज्य संख्या है, यानी P और Q इंटीजर है और Q का मान 0 नहीं है, और P और Q तथा और या हम लिखें और P तथा Q भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। जब भाज्य है तो उसको अभाज्य में बदल लीजिए, यानी काट करके इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे 3 धन 2 कड़ी में 5, इसको हम लोग A/B के रूप में लिख दिया, जहां A और B क्या हो गया? जहां A तथा B अभाज्य थोड़ा सा इसमें समझिएगा, A तथा B सह अभाज्य संख्याएं
हैं। सअभाज्य संख्या हमेशा दो संख्याओं का पेयर के रूप में बनता है, देखा जाता है इसको। तो ये सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ए किसी निश्चित संख्या से, कोई ऐसी निश्चित संख्या नहीं जिससे ए भी कट जाए और बी भी कट जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर देखें यहां से तो 3 धन 2 कड़ी में 5 बराबर a बटा b होगा। तो हम लोग यहां से लिखेंगे 2 कड़ी में 5 बराबर लिखेंगे a बटा b माइनस 3 हो गया। अर्थात हम लोग लिखेंगे 2 कड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटा b होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए √5 बराबर a माइनस 3b बटा 2b होगा। बोलो बच्चों, सही है बच्चों। तो अब देखिए कि a और b यहाँ सअभाज्य संख्या है और a और b इंटीजर भी है। a और b क्या है, इंटीजर भी है, जहां b का मान 0 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर कड़ी में 5, तो क्या पहले सिद्ध किए थे आप लोग, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके विपरीत माना था, यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग देखेंगे क्या इसको हमने p/q के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कड़ी में 5 को इतना बटा इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस 3b है, तो a माइनस 3b भी तो पूर्णांक होगा। a माइनस 3b जो देगा, जब ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक में 3 का गुणा करके या पूर्णांक में से इसको घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा बच्चों, पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा सकता है, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके विपरीत हमने माना कि यह जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वास्तव में कड़ी में जब हमने माना इसके उल्टा माने हैं, तो इसका मतलब इसका सीधा क्या होगा, इसमें ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा था, इसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। करेक्ट बच्चों, क्योंकि कड़ी में 5 आपने सिद्ध किया था। तो जब यह अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या इस रूप से जोड़ने पर आपको पता चल गया कि पूरा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से पूर्णांक हो गया। 2b भी क्या है, पूर्णांक है, अर्थात इसको यह वाला जो हो गया p/q के रूप में आ जा रहा है, यानी a/b के रूप में आ जा रहा है, या p/q के रूप में यह लिखा जा रहा है। तो इधर तो परिमेय संख्या हो गई, परंतु हम लोग देख रहे हैं कि यह कुछ अजीब टाइप का, इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या आपस में बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। यह हम लोगों ने इस कथन को मान करके हमने देखा। ठीक है, इसलिए कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए टोटल लिखेंगे 3 धन 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। करेक्ट बच्चों, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यह प्रश्नावली 1.3 होगी, कुछ उसमें से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बुक चूंकि हमारे पास नहीं है, आप लोग इसको देखिएगा। आप लोगों के पास अगर बुक है तो यह एक्सरसाइज 1.3 होगी बच्चों। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग √2, √3, √5, √7 करा कि सिद्ध करिए यह अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने 2 एग्जाम्पल देकर के बताया, इससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लिखने का तरीका जो है वो किताब में थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा उसको और बढ़ा करके लिख सकते हैं, उसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, तो आप लोग देख करके उसमें से लिख सकते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल हुआ, अंतर हुआ, गुणनफल हुआ,
वो कहेगा कि इनको भी सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको भी आप लोग इस रूप से ऐसे आप लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। आप लोग बड़े मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चों। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और आगे ऐसे पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।